Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. Economic survey is currently the closest thing that India has to an official report card of our economy and development. It sets the analytical backdrop for various fiscal policy decisions that the centre makes, especially during the union budget. दोस्तों 2026 इंडियन इकोनॉमिकल सर्वे इंडिया के लिए गेम चेंजर होने वाली है। Growth is the important driver of consumption, and the government has done few things. हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर, और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। आज इंडिया उस मोड़ पे खड़ा है जहां इंडिया के पास चाइना +1 बनने का अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए ये इकोनॉमिकल सर्वे इंडिया के लिए सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं है, बल्कि दूसरा चाइना बनने का ब्लूप्रिंट है। आज पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया के पास दूसरा चाइना बनने का पोटेंशियल है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनी की सेटअप इंडिया में लग रही है, और ये इकोनॉमिकल सर्वे ये दिखाती है कि इंडिया इसके लिए कितना प्रिपेयर है, इंडिया की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। India's nominal gross domestic product from October through December 2025 grew by 7.8%. Set to become an economic superpower thanks largely to its young population who won't be getting older anytime soon in the coming decade. India will come to supply over half of increase in Asia's potential workforce. इकोनॉमिक सर्वे का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी कंट्री की कंडीशन क्या है, पास्ट में वो कैसा परफॉर्म किया और फ्यूचर के लिए उसका कैसा प्लानिंग है। अगर कोई कंट्री अच्छे से इकोनॉमिकल सर्वे नहीं करती है तो वो अपने पास्ट से हुए गलती से नहीं सीखता है और फ्यूचर के लिए अच्छे प्लानिंग नहीं बना पाता है। बट अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट जो हमें इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट जारी करती है, इकोनॉमिकल इवेंट में जो हमें प्रेजेंटेशन दिखाती है, क्या उसकी वही सच्चाई है या फिर कुछ और? तो देखो, गवर्नमेंट सिर्फ पॉजिटिव एंड ग्रोथ साइड को दिखाता है, कंट्री की होल कंडीशन के बारे में नहीं बताती है। इसलिए इकोनॉमिकल सर्वे को पूरी तरह से झूठ भी नहीं कहा जा सकता और पूरी तरह से सच भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट आपके सामने नहीं दिखाती है। हम इस टॉपिक को 3 सेगमेंट में बांटने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम इसके इकोनॉमिकल सर्वे को समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट पास्ट के अचीवमेंट को क्या दिखाया है और फ्यूचर के लिए उसकी क्या प्लानिंग है। और दूसरे सेगमेंट में हम उसके पोटेंशियल को समझेंगे कि गवर्नमेंट ने पास्ट में अपनी जो अचीवमेंट दिखाई है, क्या उसकी वही पोटेंशियल थी या फिर वो और ज़्यादा अचीव कर सकती है। और तीसरे सेगमेंट में हम उन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया को आने वाले सालों में फेस करनी पड़ सकती है। तो इन तीनों सेगमेंट के एक्सप्लेनेशन जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, इस चैनल का मेन मोटिव है किसी भी टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करके उसके डॉट को कनेक्ट करके उसके बिग पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आप किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझ सको, चाहे वो टॉपिक इकोनॉमिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, बिजनेस हो या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को इजी वे में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इस इकोनॉमिकल सर्वे में इंडिया के ग्रोथ साइकिल के 6 पिलर को प्रेजेंट किया गया है, जिससे इंडिया के इकोनॉमिकल में गेम चेंजिंग हो सकती है। जिसमें पहला पिलर है प्रोडक्शन। आज पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है। एक समय था जहां पे चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डोमिनेट करती थी, बट ये डाइवर्सिफाई हो रही है और यही इंडिया के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, खासकर लेबर इंटेंसिव एंड हाईटेक प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, फार्मा, सेमीकंडक्टर एंड डिफेंस प्रोडक्ट। और इंडिया के सर्विस सेक्टर को तो इंडिया का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि 53% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का ही होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, फिनटेक, टूरिज्म एंड स्पेस सर्विस। और इसके अलावा इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को पैराडॉक्स बोला गया है, क्योंकि इंडिया के पास जितनी भी वर्क फोर्स है उसमें से 49% वर्क फोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, बट वहाँ से सिर्फ 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए इसमें एक पैराडॉक्स जैसी सिचुएशन बन जाती है। भला सोचो कि इंडिया के पास जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 50% पॉपुलेशन सिर्फ खेती करता है,
बट वहाँ से उतना आउटपुट नहीं निकलता। इसीलिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इस पे बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा पिलर है कनेक्शन। इस पिलर में ग्लोबल एंड फाइनेंशियल फ्लो को कवर किया गया है। इस रिपोर्ट में ये हाईलाइटेड किया गया है 2025 में आरबीआई 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है और ये रेट कट आगे जारी भी रहेगा क्योंकि इस टाइम में इन्फ्लेशन कंट्रोल है। आरबीआई का कहना है कि 2% से 6% एक हेल्दी इन्फ्लेशन माना जाता है, बट यहाँ पे हेडलाइन सीपीआई 1.7% है, यानी कि इन्फ्लेशन के रेट से कम है और यही चीज़ रेट को कट करने के लिए पुश करती है। और जब रेट कट होती है तो इंडिया के बिजनेस के ग्रोथ को सपोर्ट मिलती है क्योंकि इससे लेंडिंग रेट कम होता है, जिससे लोगों को कम इंटरेस्ट के साथ लोन मिल जाती है। इसीलिए अगर आप लोन के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट साइड देखें तो उसमें 7x का जंप मिला है। कुछ साल पहले इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ $0.8 बिलियन की थी, बट इस टाइम में ये $5.6 बिलियन की हो चुकी है। अगर ट्रेड साइड में देखें तो इंडिया की ट्रेड डेफिसिट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। 2021 में $103 बिलियन की डिफिसिट थी और 22 में ये $188 बिलियन की डिफिसिट हो गई और रिसेंट ईयर 2025 में ये $283 बिलियन की डिफिसिट हो गई। और ये कंसिस्टेंटली डिफिसिट ये दिखाती है कि हमारी इकोनॉमिक अभी भी इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। और तीसरा पिलर है स्केलेबिलिटी। इसमें अर्बन एरिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया गया है। आज इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 to 14% है, बट वहीं चाइना की बात करें तो वहाँ पे 7 to 8% है। और इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना ज़्यादा होने के कारण इंडिया के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है और इसके पीछे का बिग रीज़न है इंडिया की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाया है कि वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सके। इसीलिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपया होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट के कारण उसकी प्राइस 200 रुपये तक पहुंच जाती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने से प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो सकती है। और अर्बन एरिया को गवर्नमेंट ने एक हाई रेवेन्यू वाली सोर्स मानी है, इसीलिए अर्बन एरिया में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कई तरह के स्कीम चालू कर रही है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, मेट्रो रेल एंड सिविक नॉर्म्स, जो कि इंडिया के अर्बन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और चौथा पिलर है मेन पावर। इसमें एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में कवर किया गया है। ये सर्वे ये हाईलाइटेड करता है कि इंडिया के एजुकेशन में 28% का एनरोलमेंट बढ़ा है और लिटरेसी रेट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। बट इसके साथ साथ इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि लोगों को मेन पावर के लिए तैयार किया जा सके। और एम्प्लॉयमेंट में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज इंडिया के फीमेल पार्टिसिपेशन सिर्फ 25 से 30% ही है। अगर वहीं चाइना को देखें वहाँ पे 60% पार्टिसिपेशन होती है और इसके पीछे बिग रीजन है सेफ्टी, स्किल मिसमैच एंड ट्रांसपोर्ट और कई कारण है जिसके वजह से फीमेल पार्टिसिपेशन कम हो रही है। और फिफ्थ पिलर है सिस्टम सपोर्ट। ये रिपोर्ट ये हाईलाइटेड करता है कि पोस्ट कोविड के बाद कई कंट्री फिजिकल डिफिसिट में चली गई थी, जैसे यूएस, यूके एंड यूरोप, बट इंडिया इसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाया था क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अच्छी थी। इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो कि पोस्ट कोविड के बाद 2021 में इंडिया का फिजिकल डेफिसिट 9.2% थी, बट रिसेंट टाइम में ये 4.4% है और ये तब हुआ जब इंडिया ने अच्छे तरह से स्ट्रेटेजी बनाई। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू के ऊपर फोकस किया, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया, जीएसटी में पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। 2017 में सिर्फ 60 लाख लोग थे, बट ये अब 1.5 करोड़ के ऊपर चल गई है, यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर लोग जीएसटी पे करती है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी स्मार्ट तरीके से कर रही है। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वहीं कर रही है जहां से रेवेन्यू आ सके और एक्सपेंस को कम कर रही है। और खासकर स्टेट पोजीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि स्टेट में अनकंडीशनल कैश का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, इसीलिए गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि एक्सपेंस कम हो सके और इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हो सके। और सिक्स्थ पिलर है फ्यूचर। इसमें एआई एंड क्लाइमेट को कवर किया गया है। ये सर्वे ये हाईलाइटेड करता है कि एआई को लेके इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। उसे लगता है कि उसकी सर्वाइवल डिफिकल्टी हो सकती है इस एआई के कारण, लेकिन इंडिया में एआई एक लेवरेज की तरह काम कर सकती है
इंडिया के इकोनॉमिकल ग्रोथ में ये तेजी से सपोर्ट कर सकती है। आज इंडिया 7.4% से ग्रो कर रही है। अगर AI का अच्छी तरह से यूज किया गया तो ये ग्रोथ स्टेबल हो सकती है। और इस ग्रोथ के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। आज इंडिया कार्बन एमिट करने में 3rd रैंक पर आता है, जिससे इंडिया की क्लाइमेट एक वनरेबल सिचुएशन में पड़ जाती है और इसीलिए गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा ही फोकस कर रही है। गवर्नमेंट अब कार्बन एमिट से ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है, जैसे सोलर पैनल के जरिए, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट के जरिए एंड EV के जरिए, और कई तरीके हैं जिसके मदद से गवर्नमेंट कार्बन एमिट से ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। और यही 6 पिलर इंडिया के इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर होने वाली है। बट अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी अचीवमेंट दिखाया है, क्या उसका वही पोटेंशियल था या फिर वो उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकता था? तो देखो, गवर्नमेंट इकोनॉमिकल सर्वे में सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाती है, उसकी पूरी सच्चाई को नहीं दिखाता। इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया के हर सेक्टर में कितना अचीव करने का पोटेंशियल था और वो कितना अचीव किया। आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में देख सकते हो कि इंडिया को 80% अचीव करने का पोटेंशियल थी, बट उसमें 30% ही अचीव कर पाया। और जिस हिसाब से आज इंडिया ग्रो कर रही है, उस हिसाब से इंडिया को FDI फ्लो 85% तक पहुंचना चाहिए था, बट ये 40% ही कर पाया। और सिर्फ यही सेक्टर नहीं, बल्कि कई सेक्टर है जिसमें इंडिया अपने पोटेंशियल का 50% भी अचीव नहीं कर पाया। आज इंडिया को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना है, बट वो अपने लॉजिस्टिक कोस्ट को नहीं सही कर सकता, अपने इंफ्रा को मैच्योर नहीं कर सकता और लेबर के लिए कोई फ्लेक्सिबल रेगुलेशन नहीं बना सकता। आज इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट में चाइना को बीट कर सकता था, बट आज ये हायर एंड फायर में ही फंसे हुए हैं। और इतना ह्यूज गैप ये दिखाता है कि सिर्फ गोल बना लेने से, प्लानिंग कर लेने से हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, जब तक कि हम उसके रूट कॉज को फिक्स नहीं करते। और उसके रूट कॉज के मेजर 5 रीजन है, जिसके कारण से ये ना तो अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाती है और इंडिया के हर गोल में ये एक चैलेंज की तरह काम करती है। जिसमें पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस। आज इंडिया की इकोनॉमी काफी हद तक दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है, जैसे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी। इंडिया आज इन सभी में दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। जब जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस होती है तो इंडिया के गोल, प्लानिंग सभी डिस्टर्ब होने लगती है। जैसे रिसेंट में ही ईरान और अमेरिका के वार के कारण इंडिया के ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो गई, जिससे इंडिया में एनर्जी स्कार्सिटी होने लगी। दूसरा रीजन है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। 2030 तक में इंडिया की डेमोग्राफी डिविडेंड पीक पे होने वाली है और 2050 तक में इंडिया की एजिंग फेज रैपिडली बढ़ने वाली है। आज इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा मैन पावर है और इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने मेन पावर को सही तरीके से यूज करके अपनी ग्रोथ दिखाए। और मेन पावर की एफिशिएंटली यूज न करने के कारण ही आज इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाती। और तीसरा रीजन है स्टेट कैपेसिटी। एक सर्वे ने क्लियर कर दिया कि इंडिया की स्टेट कैपेसिटी बाइंडिंग है। इंडिया पॉलिसी तो बनाता है, स्कीम तो लॉन्च करता है, फंडिंग भी एलोकेट करता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं हो पाती है। और जब उस पर प्रेशर किया जाता है तो बिना सोचे उसे एग्जीक्यूट कर देता है, जिसका आउटपुट बहुत ही बुरा होता है। और चौथा रीजन है क्लाइमेट एंड वाटर क्राइसिस। आज क्लाइमेट चेंज करने के कारण इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। इंडिया में कोई भी सीजन सही तरीके से नहीं हो पाती है, जैसे बिना सीजन के फ्लड आ जाती है, हीट मैप होती है, जिससे किसानों के फसल भी बर्बाद हो जाते हैं। और कई जगह तो वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और इस क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया के GDP का 1 से 2% डैमेज हो जाती है। और फिफ्थ रीजन है एजुकेशन क्वालिटी। आज इंडिया के अपने मेन पावर को एफिशिएंटली यूज न करने के कारण एजुकेशन क्वालिटी भी है। आज इंडिया में लिटरेसी रेट तो बढ़ रही है, बट उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ पुअर एजुकेशन क्वालिटी। आज लोग ग्रेजुएशन के बाद भी बेरोजगारी में रहते हैं। एजुकेशन से उसे उस लेवल का स्किल नहीं मिल पाती है जिससे कि वो वर्केबल मेन पावर में शामिल हो सके। और यही 5 रीजन इंडिया के हर वो अपॉर्चुनिटी को छीन रहा है जो कि आज इंडिया के पास है। तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और ये वीडियो अगर आपके लिए वैल्यूएबल रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही डीप अंडरस्टैंडिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।